तो आज के बाजार को अगर हम देखें तो बाजार में एक्शन भरपूर रहा है और याद रखिए 24,400 का जो अहम लेवल था उससे आगे बढ़ते हुए 24,600 के नीचे जो है वो निफ्टी बंद हुआ। बैंक निफ्टी में ने भी एक तरह से दबाव तो झेला लेकिन बाद में सुधार इसमें नजर आया। ऊपरी स्तरों से 350 अंकों की गिरावट जरूर बैंक निफ्टी में नजर आई, लेकिन बाजार बंद होते होते हमने देखा कि सिर्फ 150 अंकों की गिरावट बाकी रह गई और एक तरह से बैंक निफ्टी ने खुद को संभाला। अब आज के अगर हम एक्शन की बात करें तो एक्शन भरपूर रहा। एक्शन कहां कहां रहा? एक्शन रहा मेटल स्टॉक्स में। हिंडाल्को, सेल, टाटा स्टील, ये सभी स्टॉक्स जो थे वो आज चलते हुए नजर आए। कमोबेश इसी तरह का एक्शन हमें ऑयल एंड गैस सेगमेंट में भी नजर आया। ओएनजीसी हो, गेल हो, इसके अलावा बाकी जो शेयर थे ऑयल एंड गैस, बीपीसीएल हो, आईओसी हो, ये सभी जो है वो पूरी तरह एक्शन में नजर आए। ब्रोकरेज रिपोर्ट और बाकी के दम पे आज हमने देखा ग्लेनमार्क फार्मा में भी तेजी साफ तौर पर नजर आई। शुगर स्टॉक्स में भी आज खबरों की वजह से जो खबरें सामने आई कि जिस तरह से एथेनॉल और बाकी चीज़ों के दाम को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं, उसका इम्पैक्ट नजर आया। करीब 2% की तेजी के साथ रिकॉर्ड ऊंचाई पर बलरामपुर चीनी बंद हुआ। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, केसीपी शुगर, बजाज हिंदुस्तान, इन सब में 4 से 13% तक की तेजी, इस रेंज में हमने तेजी देखी। तो ये तो वो तमाम एक्शन रहा जो कि आपने देखा। ओला इलेक्ट्रिक एक कह सकते हैं ड्रीम रन लगातार ओला इलेक्ट्रिक में जारी है। यही नहीं, बहुत से और भी अहम सेक्टर्स, चाहे रेलवे की बात कर लें या फिर हम ऑटो एंसलरीज की बात करें, जिसमें बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त रैली दिखाई। और इसके अलावा हमने देखा कि कई और अहम पॉकेट में भी तेज़ी नज़र आई। तो ये वो बाजार की तमाम बड़ी बातें हैं, बाजार का पूरा ब्यौरा हमने आपके सामने रखा। क्या हमारे साथ कोई गेस्ट इस वक्त मौजूद हैं? हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस वक्त वेंचुरा सिक्योरिटीज़ के विनीत बोलिंजकर साहब और जैनम ब्रोकिंग के किरण जानी साहब जुड़े हुए हैं। किरण जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। बाजार 24,400 के लेवल को तो पार कर गया है। अब अहम लेवल आता है 24,700, 750 का, और ये एक ऐसा स्तर है जहां से फिर रिकॉर्ड ऊंचाई के लक्ष्य नजर आने लगेंगे। बताएं, बैंक निफ्टी में जो आज दबाव दिखा और जो निफ्टी ने आज अहम लेवल्स को तोड़ते हुए अपने आप को एक तरह से दायरे में रहते हुए भी संभाला, इससे क्या संकेत नजर आ रहे हैं? गुड आफ्टरनून एवरीवन। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो राखी की आपकी टीम को, आपको जो भी पैनलिस्ट है और जो भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, उन सभी को शुभकामनाएं। मार्केट के ऊपर अगर हम बात करें तो डेफिनेटली 24,400, 24,300 एक हर्डल था। 20 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस भी कहीं ना कहीं 24,400 के आसपास था, जिसको मार्केट ने अच्छी तरह से लास्ट फ्राइडे को क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको क्रॉस किया है। अब करंट मार्केट प्राइस के ऊपर आप देखोगे तो 24,500, 24,600 एक क्लस्टर रेजिस्टेंस है, क्योंकि वहां पे कॉल राइटर्स काफी ज्यादा है। लेकिन आप पीसीआर देखोगे तो पीसीआर 1 के नीचे, तो कहीं ना कहीं वो एक टेलविंड्स है कि मार्केट में कोई भी डिप आता है तो वहां पे एक बार हमें लॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि पीसीआर के हिसाब से हम ओवरसोल्ड टेरिटरी से बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर के जो लेवल्स है वो एक्सपेक्टेड है। तो मार्केट में कोई भी गिरावट आती है 24,500 के 24,400 के बीच में, तो वहां पे लॉन्ग कीजिए। 24,400 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में 24,600 एक स्टीप रेजिस्टेंस है। जैसे ही 24,600 का लेवल निकलेगा, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम ऊपर में 24,800 तक की एक रैली देख सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रहेगी 24,400 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहा है, 24,800 का टारगेट। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर एक रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है। कैंडलस्टिक्स फ्रंट के ऊपर ओवरऑल चार्ट पैटर्न में भी बुलिश डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो जब तक आप 49,600 का लेवल जो बॉटम बना है वो ब्रेक नहीं होगा, तब तक आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हो। तो आप एग्रेसिवली अगर बाय ऑन डिप्स करना चाहो तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वैसे भी बैंक निफ्टी में अच्छा है, क्योंकि रिसेंटली उसमें काफी अंडर परफॉर्मेंस हमने देख लिया है। तो 50,000 से लेके 50,200 के बीच में आप एक्यूमुलेट कीजिए बैंक निफ्टी को। 49,600 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इनिशियल लेवल में 50,800 का हमारा टारगेट रहेगा। जैसे ही 50,800 का लेवल क्रॉस होगा,
51,300 जाने की गुंजाइश बैंक निफ्टी रख रहा है। तो डेफिनिटली बैंक निफ्टी में भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रहेगी। तो दोनों इंडाइसेस बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटजी के साथ हम उतर रहे हैं। ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ दोनों इंडेक्स पर खास नजर रखिए। चलिए फटाफट से अब आपके सवालों को शामिल करते हैं। पहला सवाल पार्थ का है और इन्होंने कोचीन शिपयार्ड पे राय जाननी चाहिए। 2500 के लेवल पे कोचीन शिपयार्ड में खरीदारी की है पार्थ ने। 100 शेयर कोचीन शिपयार्ड के हैं, नुकसान यहां पर झेलते हुए। विनीत सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। डिफेंस शेयरों को अगर हम पिछले एक महीने की बात करें, खासतौर पे कोचीन शिपयार्ड या मझगांव डॉक का, इस तरह के स्टॉक्स की बात करें, अच्छी रैली कह सकते हैं, ड्रीम रैली जो है वो देखने को मिली। लेकिन हाल फिलहाल काफी वक्त से हम देख रहे हैं कि एक दबाव नजर आ रहा है और यहां पर भी हमारे जो दर्शक हैं इनकी खरीदारी थोड़ी ऊपरी स्तरों पर है। क्या रणनीति बनाई जाए कोचीन शिपयार्ड में? नहीं, आप इनमें प्रॉफिट बुक कीजिए। अभी जो सेलिंग प्रेशर जारी है वो सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि जो इसकी ओवर वैल्यूएशन है ना, और ये ओवर वैल्यूएशन प्योरली डिमांड सर्च की वजह से हुआ था। नए नए म्यूचुअल फंड के आईपीओस आ रहे थे और वो एलोकेशन कर रहे थे और ये सब आर्टिफिशियली बढ़ गए थे शेयर प्राइस। ये इनहेरेंट वैल्यू के बहुत दूर है और हमें लगता है कि इनमें एक साइजेबल करेक्शन अभी भी आना बाकी है। तो आप ये स्टॉक्स में से प्रॉफिट बुक करके आप निचले लेवल्स पे आप है ना दूसरे सेक्टर्स में भी निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है नजरिया कोचीन शिपयार्ड पे। चलिए अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। हर्ष सोलंकी साहब का सवाल है, बैंक ऑफ बड़ौदा पे राय जानना चाहते हैं। थोड़ा इनकी भी ऊपरी स्तरों की बाइंग है, हालांकि इनके भाव के आसपास ही है, 277 की इनकी बाइंग है। क्या करना चाहिए किरण सर? बैंक ऑफ बड़ौदा में 277 की बाइंग है। सो ओवरऑल जैसे हमने डिस्कस किया कि बैंक निफ्टी के अंदर कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि एक आउट परफॉर्मेंस आना चाहिए बिकॉज ऑफ अभी काफी सारे प्राइस करेक्शन हो चुके हैं। सिमिलर वे अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का आप चार्ट देखोगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी हमने देखा था कि 250 260 का एक क्लस्टर सपोर्ट था, उसको ब्रेक करके स्टॉक वन साइड नीचे में 230 तक गया। इवन वहां पे उसने 200 दिन की मूविंग एवरेज को भी तोड़ा, लेकिन वापस कहीं ना कहीं 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। साथ साथ में आज अगर आपने देखा होगा तो 20 डेज मूविंग एवरेज को भी उसने क्रॉस कर लिया है और कहीं ना कहीं मोमेंटम इंडिकेटर भी एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी से न्यूट्रल जोन के आसपास घूम रहा है। तो हमें लग रहा है कि 240 245 एक एक्यूमुलेशन जोन है, आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो यहाँ पे हमें मेंटेन करना है वो 235 का रहेगा। जब तक 235 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक चांसेस है कि आप ऊपर में 260 65 तक की एक रैली देख सकते हो। तो डेफिनेटली अगर जिनके पास है उनको 235 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखना चाहिए। नई खरीदारी भी आप कर सकते हो 260 65 तक के टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये है नजरिया बैंक ऑफ बड़ौदा पे। पूनम सोनी का सवाल लेते हैं। टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड पे इन्होंने राय जाननी चाहिए। 1780 के लेवल पे इन्होंने खरीदारी की है, इनके भाव से ऊपर है, फिलहाल मुनाफे में है। विनीत सर, क्या राय होगी टाटा कम्युनिकेशन में? अब बने रहिए, इसमें आपको छोटे मोटे गेन्स मिलते रहेंगे। ये कंपनी फिलहाल ठीक ठाक कर रही है और हम इसमें ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा वदगढ़ इसमें एक्सपेक्ट नहीं करते। ये एक स्टेबल स्टॉक रहने वाला है, तो आप इसमें निवेश बरकरार रख सकते हैं। सलाह इसमें मिलती हुई। जितेंद्र का सवाल लेते हैं। टाटा स्टील में बाइंग है इनकी 165। जितेंद्र कुमार ने 165 के स्तर पे टाटा स्टील में बाइंग की हुई है। आज हालांकि हमने देखा कि मेटल स्टॉक्स में तेजी नजर आई, टाटा स्टील भी लगभग 3% चढ़कर बंद हुआ। फिलहाल नुकसान हल्का इनको यहां पर होता हुआ, लेकिन टाटा स्टील में आज की तेजी क्या आगे जा सकती है? किरण जी बताएं, 165 की बाइंग है टाटा स्टील। तो ओवरऑल अगर टाटा स्टील की हम बात करें, या तो मुझे लग रहा है कि हमें ओवरऑल मेटल सेक्टर की बात करनी चाहिए। मेटल सेक्टर के अंदर एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आ चुका है। निफ्टी मेटल हो या दूसरे भी मेटल सेक्टर हो, कहीं ना कहीं अपने 200 दिन और 100 दिन की मूविंग एवरेज के बाद कंसोलिडेट होके वापस हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न में रिज्यूम कर रहे हैं। पर्टिकुलरली टाटा स्टील की हम बात करें तो वहां पे आप देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर 200 दिन की मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे एक बुलिश एंगल पिन बुलिश हरामी कैंडलस्टिक्स पैटर्न बना है जो बुलिश रिवर्सल है। साथ-साथ में आप टाटा स्टील का चार्ट देखोगे तो 3 बार पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है और आज उसमें एक फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिला है। तो करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी गिरावट आती है 150 तक तो लॉन्ग कीजिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 145 का मेंटेन कीजिए। अगर 145 ब्रेक नहीं होता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 165 तक की एक रैली देख सकते हैं यहाँ पे। तो डेफिनिटली जिनके पास है उनको होल्ड रखना चाहिए और नई खरीदारी भी आप कर सकते हो 145 के स्टॉप लॉस के साथ।
ठीक है, तो पॉजिटिव नज़रिया ओवरऑल नई खरीदारी के लिए भी बेहतर है और जिनके पास है वो होल्ड करके चलें। बढ़ते हैं आगे और कमलेश जी का सवाल लेते हैं। कोल इंडिया पे राय जानना चाहते हैं और आज कोल इंडिया में भी हमने तेजी देखी और इनकी बाइंग प्राइस 518 है, 518। विनीत जी, कोल इंडिया क्या होगी सलाह? कोल इंडिया में आप होल्ड करके रखिए और आप देखोगे कि पावर सर्ज जिस तरह से हो रहा है इंडिया में और अपने पास पीक पावर कैपेसिटी की शॉर्टेजेस है, तो कोल इंडिया का भाव बढ़ता ही रहेगा। और गवर्नमेंट अभी प्राधान्य दे रही है कि आप डोमेस्टिक कोल ज्यादा यूज करें इंस्टेड ऑफ इंपोर्टेड कोल। तो कोल इंडिया के वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, कोल की जो वॉशिंग रहती है उससे भी इनकी प्राइसिंग बेटर होती है। तो हमें लगता है कि मुनाफा प्रॉफिटेबिलिटी बोथ ग्रोथ तो इसमें बने रही। ठीक है, बने रहने की आपको सलाह मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल जो है वो इरकॉन पे है, राम सिंह जी का। 294 की थोड़ी ऊपरी स्तरों की इनकी बाइंग है। फिलहाल इनके भाव से नीचे है स्टॉक, 500 शेयर हैं। नुकसान भी यहाँ पर 12,000 के ऊपर का इनको होता हुआ। बताएं किरण जी, इरकॉन में कब तक ये जो नुकसान है उसकी भरपाई हो सकती है, कितना समय देना होगा? सो रेलवे के काउंटर की अगर हम बात करें तो एक अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है, तो देयर आर चांसेस कि आप ये जो काउंटर्स है वो एक टाइम वाइज करेक्शंस के अंदर जाए और साथ साथ में प्राइस वाइज करेक्शंस भी आ सकता है। प्रीवियसली हमने देखा था कि इरकॉन की अगर हम बात करें तो 270 का हाई बनाने के बाद स्टॉक नीचे में 170 तक गया था, जहां पे उसने अपनी 100 डेज मूविंग एवरेज को भी ब्रिज किया था। अब वापस उसी तरह का कुछ परफॉर्मेंस हमने देखा कि 170 से स्टॉक 350 तक गया। 170 से 350 तक की एक रैली देने के बाद अब ये डाउन फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एज ऑफ नाउ तो स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है। मेरे हिसाब से इनको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए जो 250 का बन रहा है। अगर 250 का लेवल ब्रेक होता है तो उसकी 100 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन करेगा और चांसेस है 200 तरफ की भी ये एक दौड़ लगाए। तो मेरे हिसाब से इनको 260 के स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड रखना चाहिए। अगर 260 ब्रेक होता है तो एक बार के लिए लॉस मूव करके साइडलाइन हो जाइए, क्योंकि काफी ओवर वैल्यूड स्टॉक हो चुके हैं रेलवे के अंदर और हो सकता है कि इनको भारी गिरावट या तो फिर एक बड़े टाइम कंसोलिडेशन का पार्ट बनना पड़े। तो 260 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 260 अगर ब्रेक नहीं होता है तो आप होल्ड रख सकते हैं और अगर 260 ब्रेक नहीं करता तो ऊपर में एज ऑफ नाउ 300 से 320 तक का ही अपसाइड हमें लग रहा है। तो ये खास रणनीति इरकॉन में आपको अपनानी होगी, स्टॉप लॉस का जो कि बताया किरण जी ने, उसका विशेष ध्यान रखना होगा। बढ़ते हैं आगे। धर्मेंद्र पटेल जी का सवाल लेते हैं, विप्रो पे राय जानना चाहते हैं। इनकी बाइंग है 505, 505 की इनकी बाइंग है। फिलहाल इनके भाव से ऊपर है स्टॉक का। आईटी पॉकेट्स में हमने देखा कि पिछले दिनों बेहतर तेजी नजर आई थी, फिर एक बार कंसोलिडेशन फेज में था, लेकिन विप्रो में आज जो है वो हल्की तेजी नजर आई है। तो क्या यहां से और ज्यादा ऊपर जा सकता है? विनीत जी, विप्रो 505 की बाइंग है, क्या आपका नजरिया है? देखिए, हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में विप्रो बढ़ सकता है, पर आप जो भी पोजीशन इसमें बनाते हो तो स्ट्रिक्ट टाइट टाइट स्टॉप लॉसेस के बनाएं, क्योंकि हमें अंदेशा है कि आगे जाके यूएस मार्केट में बहुत बड़ी मंदी आने वाली है। और उसकी वजह से आप देखोगे कि इंटरनेट और टेक रिलेटेड स्टॉक्स में काफी मंदी आ सकती है। तो हम आपको सावधान कर रहे हैं कि आप बाइंग कीजिए, लेकिन आप स्टॉप लॉसेस बहुत टाइट रखिए। ठीक है, तो यहां पर आपको स्टॉप लॉसेस का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा एक बेहतर रणनीति के साथ, और थोड़ा सा नज़र भी रखिए कि किस तरह की हलचल हो रही है ग्लोबल मार्केट में, किस तरह की खबरें आ रही हैं, क्योंकि ग्लोबल फेसिंग कंपनियों पर इसका सीधा असर पड़ता है। चलिए आखिरी सवाल लेते हैं इशिता का। पीएनबी पे राय जानना चाहती हैं। 125 की इनकी बाइंग है, हल्के नुकसान में है। बताएं किरण जी, पीएनबी लगता है कि आने वाले वक्त में, चूंकि आज हमने देखा कि सरकारी बैंकिंग स्टॉक्स में एक बार फिर से खरीदारी लौटी है, वो 132-35 वाला लेवल क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में नजर आ सकता है? सो पीएनबी की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर डेफिनेटली ये एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर, लेकिन लास्ट 2 दिन आज और प्रीवियस डे का अगर हम प्राइस एक्शंस देखें तो एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न डेफिनेटली इसको बोल सकते हैं जो बुलिश रिवर्सल है। साथ साथ में ये 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। मोमेंटम इंडिकेटर में भी बुलिश डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए
उनकी खरीद भाव के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। तो एक बार के लिए 110 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड रखना चाहिए। डेली चार्ट के ऊपर 2 बड़े गैप है, जिसमें हमें लग रहा है कि 125 तक स्टॉक जा सकता है। तो एज़ ऑफ नाउ 125 के टारगेट के लिए इनको पीएनबी होल्ड रखना चाहिए। तो यहां पर पीएनबी आपको होल्ड करने की सलाह। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे और अब आगे बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट की ओर, और यह है हमारा कमाई का वीआईपी शेयर्स। विनीत सर, आपके पास आता हूं, बताइए वीआईपी सेगमेंट में क्या है पसंद आपकी? आपको पिछले कई शोज में मैंने 2-3 शेयर आपको बताए, जैसे V2 रिटेल, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक और पेटीएम। पर वो मैं दोहराना नहीं चाहता, आपको एक थोड़ा सा दूसरा सेक्टर का शेयर मैं सुझाना चाहता हूँ, और वो है देवयानी इंटरनेशनल। ये कंपनी आपके फास्ट फूड सेगमेंट में है, और इसका जो कोस्टा कॉफी का जो ग्रोथ है काफी अच्छा आ रहा है। उनका वैंगो भी बहुत अच्छा कर रहा है, और वो काफी न्यू इनिशिएटिव्स ला रहे हैं उनके 2 मेजर पोर्टफोलियोज में, जैसा पिज्जा हट है। तो हमें लगता है कि यहाँ से आपको 20% की अपसाइड अगले 6 महीने में मिल सकती है। ठीक है, तो देवयानी इंटरनेशनल 205 के स्तर पे लक्ष्य के साथ 6 महीने का नजरिया रखिए, ये है राय विनीत जी की। किरण जी, बताइए आज आपके रडार पे कौन से स्टॉक हैं? हमारे रडार पे 2 स्टॉक है। पहला जो है वो पतंजलि फूड है। अगर पतंजलि फूड का आप चार्ट देखोगे तो कहीं न कहीं ऑल टाइम हाई के आसपास ये कंसोलिडेटेड हो रहा है। अगर डेली चार्ट की बात करूँ तो फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को ऑलरेडी मिल चुका है। मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, और लास्ट वीक में जो वॉल्यूम्स हो रहे थे वो वॉल्यूम्स एवरेज 20 डेज के हिसाब से हो रहे थे। एवरेज 20 डेज वॉल्यूम के ऊपर हो रहे थे, सॉरी। तो कहीं न कहीं प्राइस एक्शंस ब्रेकआउट हमें इसको कंसीडर करना चाहिए। 1800 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएँगे। 1860 का हमारा टारगेट रहेगा, और एज अ स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 1770 का मेंटेन करना रहेगा। तो पतंजलि फूड करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करके जाएंगे 1860 के टारगेट के लिए। दूसरा जो स्टॉक है वो एचयूएल है। कहीं ना कहीं एचयूएल में काफी समय से हमने कोई बड़ा रिटर्न नहीं देखा है। 2 साल का अगर आप देखोगे तो रिटर्न नॉर्मलाइज्ड है। नो डाउट पिछले 2 महीने में काउंटर जो 2200 ट्रेड कर रहा था वो 2700 तक आ चुका है, तो वो एक अच्छा खासा टेलविंड जरूर से है। लेकिन करंट मार्केट प्राइस पे यहाँ पे भी एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट है, 20 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। कहीं न कहीं मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। सो करंट मार्केट प्राइस से जो 2740 के आसपास है, हमें लॉन्ग करना चाहिए एचयूएल। ऊपर में 2790 तक के हमारे टारगेट रहेंगे, एंड 2730 एज़ अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा। तो पतंजलि एंड एचयूएल हमारी तरफ से 2 बाय कॉल रहेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया करेंगे किरण जी आपका इस अहम राय के लिए। और जाने से पहले आप दोनों से एक-एक डिस्क्लोजर चाहेंगे। किरण जी, पहले अपना डिस्क्लोजर दें। तो जो भी स्टॉक और स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस की है, वो मेरे फैमिली और मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। डेफिनेटली हमारे क्लाइंट है तो एसोसिएट में हो सकती है। तो व्यूअर्स को ये सलाह है कि अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को कंसल्ट करके ही मार्केट में इन्वेस्टमेंट या तो ट्रेड करें। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, एंड अगेन राखी की सभी को शुभकामनाएं। विनीत जी, अपना डिस्क्लोजर दें। हमने जो देवयानी की बात की वो मेरे पोर्टफोलियो में है। चलिए, तो डिस्क्लोजर के साथ ही विदा लेंगे अपने दोनों ही एक्सपर्ट से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को एक बार फिर से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल कल की तैयारी में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।